एसबीआई स्मॉल कैप पिछले 1, 3 और 5 सालों से लगातार जो है अपने कैटेगरी एवरेज से खराब रिटर्न्स दे रहा है दोस्तों। तो सवाल ये है कि क्या एसबीआई स्मॉल कैप का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है और क्या 2026 में हमें इस फंड से दूर रहना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग ना केवल रिटर्न्स बल्कि रिस्क, यहाँ पे पोर्टफोलियो एनालिसिस, यहाँ पे जो है वॉलेटिलिटी और फ्यूचर परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और मेरे इस चैनल श्रीराम इन्वेस्ट पे मैं आपको म्यूचुअल फंड को बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 37,000 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस अभी मैनेज कर रहा है और यही इस फंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने के साथ साथ सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज भी है, क्योंकि जब कोई स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो उसके फंड मैनेजर के लिए एकदम जो है नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढना और यहाँ पे नए नए मल्टी बैग स्टॉक्स को ढूंढना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर आर श्रीनिवासन, उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो काफी अच्छा रहा है और इसलिए ये फंड जो है आज भी स्मॉल कैप कैटेगरी में एक ट्रस्टेड फंड बना हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिटर्न्स दिखाऊं इस फंड का, तो देखिए पिछले 1 साल में इस फंड ने 0.38% का ही रिटर्न्स बनाया, जबकि इसी टाइम पीरियड में इस फंड का जो कैटेगरी है वो 4.30% का यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है, जो कि इससे काफी ज्यादा है। अगर 3 साल के टाइम पीरियड में भी देखोगे तो इस फंड का जो रिटर्न्स है वो 13.54 का रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज 17.86 का रिटर्न दिया है। तो यहाँ भी काफी जो है कम रिटर्न्स बनाया अपने कैटेगरी एवरेज से। 5 साल के टाइम पीरियड में देखो इस फंड ने मात्र 14% का रिटर्न बनाया, वहीं इसके कैटेगरी एवरेज ने 17.42% का रिटर्न बनाया दोस्तों। लेकिन 10 साल के टाइम पीरियड में देखोगे तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे जीत जाता है, जो कि 19% का रिटर्न ये बनाया है इस फंड ने, और यहाँ पे 17% का रिटर्न मात्र इसका कैटेगरी एवरेज बनाया दोस्तों। तो आप देख सकते हो जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है ये फंड जो है लगातार अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स बना रहा है, ठीक है। और पहले इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये फंड अब खराब हो चुका है? इसको समझने के लिए आपको इसका रिस्क को समझना होगा दोस्तों। देखिए रिस्क यहाँ पे अच्छे से समझिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, बिल्कुल आपको टेक्निकल्स में लेकर नहीं जाऊंगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ रेशियोस लिखा हुआ है, इसको आपको समझने का जरूरत नहीं है। सिंपली आप ये समझ लो कि अल्फा जो है सो आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स को बताता है, मतलब कि जितना ज्यादा अल्फा उतना बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो शार्पे रेशियो है ये भी आपका रिटर्न्स को ही बताता है, जितना ज्यादा शार्पे रेशियो उतना अच्छा। वहीं पे बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सो यहाँ पे आपका रिस्क को बताता है, जितना कम बीटा जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन उतना अच्छा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा अगर आप देखोगे पिछले 3 साल का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 3 साल के टाइम पीरियड में तो माइनस में रहा है इसका अल्फा, ठीक है, जो कि खराब बात है। अल्फा पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पे बताता है कि वो अच्छा रिटर्न, जबकि यहाँ पे देखिए इसका कैटेगरी का अल्फा वो भी माइनस में है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ज्यादा माइनस में है, -3.17 है और यहाँ पे -0.7 है, ठीक है। तो इसका कैटेगरी एवरेज फिर भी इससे बहुत बेहतर है इस मामले में, ठीक है। वहीं आप देखो शार्पे रेशियो में भी ये पीछे रह जाता है अपना कैटेगरी एवरेज से। और यहाँ पे अगर बीटा मतलब रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पे डेफिनेटली कम है, मतलब कम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप समझो कि कम यहाँ पे रिस्क लिया है तो कम यहाँ पे रिटर्न्स मिला है, ठीक है। इस फंड ने कम रिस्क लेके कम रिटर्न बनाया पिछले 3 साल। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि जो फंड है, मैंने बताया क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है फंड, तो जिसके वजह से जो है कम रिस्क करता जा रहा है फंड। यहाँ पे 5 साल के टाइम पीरियड में भी आपको दिखेगा कि रिस्क जो है फंड यहाँ पे कम लिया है, वहीं रिटर्न्स भी इसको तक कम देखने को मिला है अपने कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से देखिए लो रिस्क यहाँ पे दिखा रहा है कैटेगरी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे लो रिटर्न्स भी इसको मिला है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। यहाँ पे अल्फा भी देख लो आप कम है, इसका कैटेगरी का ज्यादा है। यहाँ पे शार्पे रेशियो भी कम है और कैटेगरी का यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से आप यहाँ पे बीटा भी देख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी देख सकते हो दोस्तों। बीटा यहाँ पे कम है और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है। तो कम रिस्क लिया है तो कम रिटर्न्स मिला, ठीक है। लेकिन देखोगे अगर आप 10 साल के टाइम फ्रेम में, 10 साल के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो इस फंड का
देखिए, अभी जो चल रहा है वो रिस्क कम कर दिया। पहले अगर आप देखोगे तो इसका रिस्क ज़्यादा रहा था। 10 साल के टाइम पीरियड का जो एवरेज यहाँ पे रिटर्न था तो बिलो एवरेज आ रहा है, मतलब कि लो से थोड़ा-सा ज़्यादा यहाँ पे रिस्क लिया था। तो यहाँ पे देखिए आप रिटर्न्स जो है सो यहाँ पे अबव एवरेज, मतलब कि कम रिस्क लेके इसने ज़्यादा रिटर्न्स बनाया है पास्ट में। अगर पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में देखोगे तो एवरेज रिटर्न से बता रहा है। मतलब कि अगर 10 साल पहले का अगर आप देखोगे तो उस समय बहुत बेहतर रहा होगा इसका रिटर्न, समझे? 10 साल से मतलब 5 साल पहले चले जाओ, उधर चले जाओ तो अच्छा रहा होगा। यहाँ पे अल्फा भी देखो कितना बेहतरीन अल्फा इस फंड का है, 4.54 का। अगर 10 साल के टाइम पीरियड में देखोगे वही कैटेगरी इसमें पीछे। तो देखिए अल्फा भी ज़्यादा रहेगा आपका, शार्पी रेशियो भी ज़्यादा रहेगा, देखिए ज़्यादा है इससे। और वहीं पे बीटा जो है वो भी यहाँ पे कम है कैटेगरी। तो ये जो है सो 10 ईयर के यहाँ पे टाइम फ्रेम में आपको ये दिखा रहा है कि कम रिस्क कम लिया और रिटर्न्स भी ज़्यादा दिया। अब इससे बेहतर और क्या बात हो सकता है कि कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न्स दे दिया। ये तो बहुत बेहतर बात है, ठीक है? अब चलिए एक चीज़ और समझिए, रिस्क मैट्रिक्स में आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि है आपका कैप्चर रेशियोज़ और ड्रॉडाउन, ठीक है? कैप्चर रेशियोज़ और ड्रॉडाउन। ये आपको ये बताता है कि कैप्चर रेशियो आपको ये बताता है, कैप्चर रेशियो 2 तरह का होता है, अपसाइड और डाउनसाइड। तो अपसाइड तो मतलब कि इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, कि मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ये पर्टिकुलर फंड कितना ऊपर गया, ठीक है? और जब मार्केट गिर रहा था, तो ये पर्टिकुलर फंड अपने मतलब इंडेक्स कैटेगरी एवरेज के हिसाब से कितना गिरा। तो ये अपसाइड तो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे बराबर है, ये 10 ईयर का हम टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, ठीक है? 10 साल का। और यहाँ पे डाउन साइड कैप्चर रेशियो को देखो तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है, तो कम ही है यहाँ पे। देखिए इसका है 67 का और कैटेगरी एवरेज का 75 का है, ठीक है? डाउन साइड मतलब कितना, जब मार्केट गिर रहा था तो ये कम गिरा कंपेयर टू अपना कैटेगरी से, ठीक है? यहाँ पे ड्रॉ डाउन ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ड्रॉ डाउन क्या है? ये आपको एक्चुअल में बताएगा कि आप जो है सो फंड को कंसीडर करो या नहीं करो। क्योंकि देखिए इस फंड का अगर पिछले 10 साल में देखोगे तो -33 का यहाँ पे ड्रॉडाउन है, जबकि कैटेगरी का -41 का, ठीक है? तो ये जितना ज़्यादा रहे उतना खराब रहेगा ड्रॉडाउन। क्योंकि ड्रॉडाउन क्या बताता है कि कोई भी पीक से मतलब ऊपर जा रहा था और यहाँ पे पीक आ गया, ठीक है? अब पीक पे ही आपने मान लो ₹100 इन्वेस्ट कर दिया। तो उस पीक से जो है कितना फिर गिरा फिर से पीक बनाने के लिए। तो ये जो यहाँ का जो गिरावट आपको दिख रहा है, ये पूरा गिरावट वो कितने परसेंट का हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे पिछले 10 सालों में जो मैक्सिमम गिरा है, मतलब किसी भी पीक से मैक्सिमम जो ये फंड गिरा वो 33% का। अगर तो यहाँ पे एक तरह से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि मतलब मैं इसमें अगर पैसा लगाऊँगा तो 33 या 40 पकड़ लो, तो ₹100 मेरा जो है सो ₹60 भी हो सकता है और इसके लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। खैर फ्यूचर में ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एक अंदाजे के लिए है, क्योंकि पास्ट ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करें। लेकिन एक अंदाजा के लिए जो आपको इसका पास्ट का बताता है कि पिछले 10 साल का आपको टाइम रिकॉर्ड दिया है। वहीं इसका जो है कैटेगरी एवरेज -41 का यहाँ पे जो है सो मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिखा रहा है, मतलब इससे भी ज़्यादा, समझे कि नहीं? इससे भी ज़्यादा, ये 33% और ये -41% है, समझे? तो यहाँ पे जो है ड्रॉडाउन और यहाँ पे आपको डेट्स भी दिख जाएगा कि पीक कब बनाया था और फिर पीक से वैली मतलब गिरा कब था। ये डेट में जाकर आप जो है प्रॉपर इसको ग्राफ पे चेक भी कर सकते हो। अब चलिए ये समझते हैं कि जो आप पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा किस तरह से मतलब आगे वहाँ पे फंड मैनेजर यूज़ कर रहा है, लगा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझो, स्टॉक स्टाइल समझो कि पैसा आपका किस-किस फंड में किस-किस तरह की कंपनीज़ में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लार्ज कैप में देखो तो लार्ज कैप एक भी यहाँ पे स्टॉक्स नहीं रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है स्मॉल कैप फंड है तो लार्ज कैप इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। मिड कैप के यहाँ पे ढेर सारे स्टॉक्स हैं, आपको देखिए 3 स्टॉक है वैल्यू, ठीक है। ब्लेंड का है 24 और ग्रोथ का है 47। अब इससे कंफ्यूज मत हो, मैं समझा देता हूँ आपको। ग्रोथ स्टॉक्स वो स्टॉक होता है जो आपके पैसे को डेडिकेटली जो है सो ग्रो करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। वैल्यू स्टॉक्स वो स्टॉक्स होता है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, मतलब कि देखिए कोई भी स्टॉक्स जो है सो गिरा हुआ है, मतलब कि अभी कम दाम में मिल रहा है, तो उस समय अगर वहाँ पे फंड मैनेजर इन्वेस्ट करेगा तो उसको बोलते हैं वैल्यू वैल्यू स्टॉक, ठीक है। क्योंकि वो सही वैल्यू में उसको लिया है, ठीक है। और मिलावट मतलब वैल्यू और ग्रोथ का मिलावट जो है वो आ जाएगा ब्लेंड में। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहने के लिए स्मॉल कैप है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे मिड कैप कंपनीज़ में, ठीक है। वहीं पे स्मॉल कैप में जो है वैल्यू का 1 है, ग्रोथ का 9 है और यहाँ पे मिक्सचर का 16 है, ठीक है।
मिक्सचर का 16 है। अब चलिए कौन-कौन सा यहाँ पे जो है सो कंपनीज़ इस फंड में है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा आपका जो भी इन्वेस्ट करोगे वो एथर एनर्जी लिमिटेड में लगेगा जिसमें 5% पैसा जाएगा, ठीक है? उसके बाद निफ्टी इंडेक्स में 3%, 2%, 2 इस तरह से यहाँ पे ये टॉप स्टॉक्स हो गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि कोई भी स्टॉक्स में ये आप जो है सो पूरा यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज नहीं लगा, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप स्टॉक जो है इसका फर्स्ट का उसमें 10% डाल दिया है या 15% इसका पैसा है। इससे क्या होगा कि जो रिस्क है वो पूरा डाइवर्सिफाइड हो जाता है बहुत सारे स्टॉक्स में। जिससे अगर कोई एक स्टॉक जो है सो एकदम खराब ही परफॉर्म करता है, तो उसका जो इम्पैक्ट रहेगा पूरे पोर्टफोलियो पे, पूरे फंड पे वो लिमिटेड रहता है कि नहीं? अब एक जरूरी बात, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो बिना किसी के गाइडेंस की, तो जरूर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक बार स्कैन और यहाँ पे एनालाइज करवाओ। आप चाहो तो मुझसे भी जो है अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को बिल्कुल फ्री में यहाँ पे रिव्यू स्कैन करवा सकते हो। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।